चूंकि हमने पहले से भी इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे उसमें कवर करके कंटेंट में वीडियो में डाल रखा है। जब आप पहला फोल्डर खोलते हैं जीके जीएस का, तो उसमें जनरल नॉलेज के अंदर ही आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे फोल्डर वाइज आपके बनाए गए हैं, और उसके अंदर बहुत सारा वीडियो है, पीडीएफ है, आप उसको भी पूरा दिन देखा कीजिए। अब अभी आपका टाइम है मेहनत करने का, ठीक है। मेहनत जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, और जल्द से जल्द जितना जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ही ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे, और रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करने से होगा, ठीक है। जो आप लोग बोलते हैं ना कि अभी सर ऑब्जेक्टिव साथ साथ करवाइए, तो अभी पहले थ्योरी कीजिए कंप्लीट, कॉन्सेप्ट गेन कीजिए, उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव तो हम लोग लगातार इतना सेट बना के जाएंगे कि क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, सारे सेट के ही प्रश्न रहेंगे। और मुझे अनुभव है कि बीपीएससी किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, सिलेबस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, इतना जानिए। आपका एक मंथ पहले, अगर आपका अगस्त फर्स्ट वीक में होगा तो जुलाई फर्स्ट वीक में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो हम पर छोड़ दीजिए, जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका हम कंप्लीट कर देंगे, एक भी टॉपिक लेकिन छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज आपको पढ़ा देंगे अच्छे से। इसीलिए आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे फोकस कीजिए, हमारे सिलेबस का टेंशन नहीं लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है कि कितना क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, लेकिन लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। ईवीएस 3 से 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री 3 से 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग 5 से 6 क्लास में, मैथ 5-6 क्लास में, ठीक है। और आपका जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, जो बाद बाकी सेक्शन है, वो भी आपको 10 से 15 क्लास, 15 क्लास तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मान के चलिए हमारे पास जितना दिन है, अगर मान के चलिए अभी हम लोग मई के मिड में हैं, ठीक है, तो 15 दिन जून और आपका पूरा 30 दिन, ठीक है। मई 15 दिन और आपका लगभग जून मान के चलिए 45, लगभग 50 दिन में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस का टेंशन नहीं लीजिए, बस जो जो पढ़ा रहे बस ध्यान से पढ़िए। और जब सेट कहते हैं, हिंदी का पहले से ऑलरेडी हमने सेट डाल रखा है, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अभी हमने उसमें निगेटिव मार्किंग दे रखा है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि लैंग्वेज में आपका निगेटिव रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। अगर रहेगा, नहीं रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से आप 30% तो ले ही आइएगा। और इसीलिए हम बीच बीच में आपका हिंदी का भी क्लास अरेंज करेंगे। जैसे आज हम आपको 3 टॉपिक पढ़ा देंगे, निश्चित तौर पे कम से कम 100 में 4-5 प्रश्न यहीं से आ जाएंगे, 5 से ज्यादा प्रश्न आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई चीज छोड़ करके नहीं जाना है, आपको अच्छे से समझ करके जाना है। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा। आखिर लैंग्वेज होता क्या है, भाषा और लिपि में क्या अंतर है, बोली किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाषा के रूप के बारे में जानेंगे, भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए भाषा और लिपि लिखा हुआ है, आप जैसा कि नोट्स पढ़े होंगे, और ये सब में कुछ है ही नहीं, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है, ठीक है। देखिए भाषा की परिभाषा क्या है कि जिस साधन में मनुष्य द्वारा, जिस साधन से, ठीक है, मनुष्य द्वारा अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट किया जाता है, उसी को भाषा कहते हैं। जब मनुष्य अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाता है तो वह ध्वनि निकालता है, और जब यह ध्वनि बोल करके वह दूसरे व्यक्ति को समझा लेता है अपनी भावना को, वही आपका भाषा कहलाता है। वही चीज लिखा हुआ है, जिस साधन से, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है। लिख करके भी, अगर आपको कोई लिख करके देता है पत्र, तो आप समझ जाते हैं ना उसकी भावना क्या है। उसी प्रकार से ये भाषा कहलाती है, जब कोई बोलता है, बोलकर या लिख करके आपको दे और आप उसकी भावनाओं को समझ जाएं, तो वो भाषा कहलाती है, ठीक है। तो सिंपल से शब्द में, यानी जो मनुष्य अपनी भावों को प्रकट करने के लिए लिखकर या बोली का जो प्रयोग करता है, वही भाषा है। अब आ जाइए, भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समाज के सदस्य
परस्पर भावों और विचारों को बोल करके या लिख करके आदान प्रदान या संप्रेषण करते हैं। संप्रेषण करना मतलब एक दूसरे के भावनाओं को समझ लेना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्या है, भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक समाज का व्यक्ति अपने समाज के दूसरे व्यक्ति तक अपनी भावनाओं को बोल करके या लिख करके पहुंचा दे, उसको हम क्या कहते हैं, भाषा का आदान प्रदान या संप्रेषण कहते हैं। या संप्रेषण करे मतलब अपनी भावनाओं को दूसरे को व्यक्त करे। भाषा भावों या विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। जो आपकी भावनाएं हैं वो जब आप बोलते हैं लिखते हैं तो उससे आपका प्रकट हो जाता है कि आपकी भावनाएं क्या हैं, वही भाषा है, ठीक है। अब भाषा मुख्यतः दो प्रकार के हैं। यहाँ पर कौन कौन से भाषा के रूप है, एक है आपका मौखिक भाषा, जो हम लोग आपस में आमजन या जो लोग आपस में बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति समझ लेता है। जैसे अगर हम किसी बेगूसराय के हैं तो हम अपना अंगिका या जो भी है वो बोलते हैं, भोजपुरी वाले भोजपुरी बोलेंगे, ठीक है, और वो आपस में समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम चले जाएं अभी तमिलनाडु और वहां की भाषा तो हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन वहां के जो लोकल लोग होंगे उस भाषा को समझ लेंगे, ठीक है। तो वो मौखिक भाषा होती है जिसको केवल बोला जाता है, उसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारी भाषा क्या है कि हम लोग बोलते हैं लेकिन उसको लिखते नहीं है कभी, तो वो मौखिक के अंतर्गत आता है। देखिए मौखिक भाषा, मौखिक भाषा भाषा को बोलचाल का रूप है। इस भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। इस भाषा का प्रयोग तभी किया जाता है जब श्रोता वक्ता के सामने हो, यानी वहां पर जो सुनने वाला है वो वक्ता के सामने है, वो समझ लेता है, इसको लिखा नहीं जाता है। जो मौखिक भाषा है उसको लिखा नहीं जाता है, और यह अपने लोकल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति समझ जाते हैं, उसको लिखा नहीं जाता, वही आपका मौखिक भाषा हुआ। दूसरा हुआ लिखित भाषा। भाषा का लिखित रूप लिखित भाषा कहलाती है। इस भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण होती है और यह भाषा का अस्थायी रूप है जिसमें हम अपने भावों विचारों को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं, यानी हम अपने आने वाले पीढ़ियों तक उस भाषा को पहुंचा सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, तो वह आपका जो है लिखित भाषा कहलाता है। जब हम कोई भाषा को लिख देते हैं और वो आने वाले भविष्य के भी लोग समझ लेंगे तो वह भाषा आपका लिखित भाषा कहलाता है, ठीक है। अब आ जाइए बोली और उपभाषा में क्या अंतर है। देखिए बोली क्या होता है कि यह छोटे से जगह पे विकसित होता है और वहां के लोकल लोग ही उसको समझ पाते हैं, दूसरे लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। यानी यहां पर आप कह सकते हैं किसी छोटे तथा विकसित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त, अविकसित कर लीजिए, अविकसित क्षेत्र में जो स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो अल्प विकसित रूप है वह बोली कहलाती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं हो सकती। जो बोली है उसमें आपका साहित्य की रचना या लिटरेचर लिखा नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन उपभाषा में आप लिख सकते हैं। जैसे उपभाषा, जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी है, जैसे मिथिला के क्षेत्र में मैथिली है, ये हिंदी का ही क्या है, उपभाषा है, ठीक है। तो इसमें आप साहित्य की रचना कर सकते हैं, मैथिली में आप लिख सकते हैं, भोजपुरी में लिख सकते हैं, तो ये उपभाषा हो गया। और बोली क्या हुआ, जिसमें किसी सिर्फ बोलते हैं, बोलचाल की भाषा है, लेकिन हम उसमें कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, लिटरेचर जो साहित्य है उसका निर्माण नहीं करते हैं, वो बोली कहलाता है। अब देखिए उपभाषा भी समझ गए होंगे। अगर किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगती है, किसी भी बोली में, ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें अगर साहित्य की रचना होने लगेगी और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, धीरे धीरे वह बोली ना रह करके उपभाषा बन जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको प्रयोग करने लगते हैं, तो वही आपका उपभाषा कहलाता है। और हिंदी में, ठीक है, अभी 5 उपभाषाएं हैं तथा 18 बोलियां आती हैं। हिंदी में कितने उपभाषा हैं, 5 उपभाषा हैं और 18 बोलियां आती है। इसका विवरण निम्न प्रकार से है। अब देखिए हिंदी जो है अलग अलग क्षेत्रों में अपने तरीके से बोला जाता है हिंदी ही, लेकिन वह हिंदी का उपभाषा है। जैसे पंजाब में जाइएगा तो पंजाबी बोला जाएगा, लेकिन है वो क्या, आपका हिंदी से ही मिलता जुलता, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है तो वो भी हिंदी के ही तरह मिलता जुलता है, लेकिन वह उपभाषा हिंदी का हो जाता है। चाहे मिथिला का मैथिली हो गया, ठीक है, तो वही चीज लिखा गया है,
पश्चिमी हिंदी जो भारत के पश्चिमी प्रदेशों में बोले जाते हैं, खास करके ब्रज भाषा होगा यहाँ, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, खरी बोली। खरी बोली की शुरुआत जो है मध्यकाल में होता है 10वीं सदी के आसपास, अमीर खुसरो वगैरह। और खरी बोली ही आगे चल करके विकसित रूप जो अभी आपका मानक हिंदी है, स्टैंडर्ड हिंदी है जो हम अभी बोल रहे हैं, ये आपका मानक हिंदी है और इसी में आपका साहित्य की रचना होती है और ये खरी बोली से ही विकसित हुआ है, ठीक है। और ये आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो भारत के पश्चिम क्षेत्र में है, तो वहां यह उप बोली है, ठीक है। उसके बाद पूर्वी हिंदी आपका अवधी हो गया, बघेली, छत्तीसगढ़ हो गया, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। उसके बाद बिहार में जो हिंदी है वो क्या है आपका, बिहारी हिंदी, ठीक है, जैसे मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहार उत्तर प्रदेश में बोला जाएगा। राजस्थानी हिंदी मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी राजस्थान में बोला जाएगा। पहाड़ी हिंदी क्या हो गया आपका, गढ़वाली, कुमायूनी, ये सब उत्तराखंड, नेपाली, ये सब भी हिंदी से ही मिलता जुलता है जो कि बोला जाता है। तो उत्तरांचल या उत्तराखंड में आप कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में गढ़वाली वगैरह बोले जाते हैं। तो ये सब हिंदी का ही है, लेकिन इसमें जो है कह सकते हैं कि साहित्य की रचना होती है। और जो यहाँ पर उपभाषा ये हो गया आपका पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, उसकी बोली। तो बोली ही जब लिखा जाने लगता है बड़े क्षेत्रों में और उसको लोग लिटरेचर के रूप में लिखने लगते हैं, तब वह उपभाषा कहलाती है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं खरी बोली। खरी बोली के बारे में जानिए। ये सब इसलिए हम पढ़ा देते हैं कि हो सकता है हिंदी के जब 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन, तो एक बहुत बड़ा आयाम लेकर के हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। केवल आपका समानार्थी और विपरीतार्थक शब्द तो पूछेगा नहीं या मुहावरा, तो वो हर एक सेक्शन से आपका क्वेश्चन उठा लेगा। हिंदी के खरी बोली, मानक भाषा या हिंदी का जो इतिहास है उससे उठा लेगा, हिंदी का जो राजभाषा की संज्ञा मिली है उससे रिलेटेड पॉइंट्स को उठा सकता है। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, वही यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहता तो हम लोग इसको नहीं पढ़ते, तब 1-2 प्रश्न आता या नहीं आता, ठीक है। लेकिन अब निश्चित तौर पे यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 75 है, तो वो पूरे आयाम से लेगा, ठीक है। चलिए बोली, खरी बोली क्या है, जिस रूप में आज हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है वह खरी बोली है, ठीक है। और वो खरी बोली का ही साहित्यिक भाषा का रूप है, जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ। खरी बोली का प्राचीन रूप 10वीं शताब्दी में ही आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो द्वारा पहली बार खरी बोली जो हिंदी है उसको पहेलियां और कुकरियां रची गई। मध्यकाल तक खरी बोली मुख्यतः बोलचाल की भाषा ही रही और मध्यकाल तक यानी मुगल काल तक आपका क्या रहा, ये बोलचाल की भाषा, लेकिन साहित्यिक भाषा के रूप में नहीं। और इसको साहित्यिक भाषा का रूप कब मिला है, तो आपको 19वीं सदी में। इसका अर्थ यह था कि उस युग में ब्रज भाषा आपके काव्य की भाषाएं थी, यानी पहेलियां, कविता ये सब लिखे जाते थे, लेकिन यह स्टैंडर्ड भाषा नहीं बना था खरी बोली, ठीक है। केवल जैसे आप कबीर का दोहा पढ़ते हैं या रहीम का दोहा पढ़ते हैं, ये सब खरी बोली में ही लिखा गया है, ठीक है। और खरी बोली से ही अभी आपका स्टैंडर्ड हिंदी बना, मानक हिंदी बना, ठीक है। अब आ जाइए संविधान से जुड़े पहलू जो हिंदी लैंग्वेज के हैं। अब कहिएगा मानक हिंदी क्या होता है, मानक भाषा क्या है, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों के द्वारा निश्चित, प्रयुक्त और व्याकरण सम्मत भाषा के रूप में जो भाषा का प्रयोग होता है वही आपका मानक भाषा कहलाता है। यानी अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं हम आपको, तो ये मानक भाषा है, स्टैंडर्ड भाषा है, इसमें व्याकरण है, इसमें जो है आप साहित्य की रचना कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी भी इस बात को समझ लेगी आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में जब बोली के रूप में आपको बोलने लगेंगे, तो आपको हो सकता है कि कुछ लोग को समझ लगेगा, कुछ लोग को समझ नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, आवाज कट कट के आता है, आपकी प्रॉब्लम होगी, मेरे इधर की प्रॉब्लम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेटवर्क है, देखिए ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ी खामियां कह सकते हैं कि आपका नेटवर्क सही रहेगा तभी आपका क्लास प्रॉपर होता है। और शाम का टाइम पे एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि हम जो क्लास ले रहे हैं आपका शाम के टाइम पे ले रहे हैं और इस समय सबसे ज्यादा नेटवर्क कंजेशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कतें आएगी,
इसीलिए मैं बोलता हूं कि टाइमिंग को थोड़ा सा इधर उधर करते, लेकिन बहुत लोग बोलते नहीं सर यही टाइम ठीक है, इसीलिए हम अभी यही टाइम पे आपका ले रहे हैं। शाम के टाइम पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू बहुत लोग को रहेगा, ठीक है। चलिए, संविधान की 8वीं अनुसूची क्या चीज से संबंधित है? भाषा से संबंधित है। कई बार यह क्वेश्चन यहां से आपको जनरल अवेयरनेस में भी पूछ सकता है। भाषा से संबंधित जो अनुसूची है वह कौन सा है? आज ही कल शायद पढ़ा रहे थे पॉलिटी में, अनुसूची के बारे में हमने बताया था कि 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। और अभी आपका जो राष्ट्रीय मानक भाषा है उसकी संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है, ठीक है, जिसको मान्यता प्राप्त भाषा कहते हैं, ठीक है। तो वो 22 हो गई है। देखिए कैसे कैसे बढ़ा है। भाषा का संबंध संविधान के 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची क्या चीज से संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है। हाँ, अभी वर्तमान में 22 ही भाषा है, वही चीज हमने बोला। देखिए 8वीं अनुसूची में शुरुआत में ये है 14 भाषा। जब 8वीं अनुसूची बना था, क्योंकि शुरुआत से ही 8 अनुसूची थे, बाद में चल करके 12 अनुसूची हुआ, तो 8वीं अनुसूची में शुरुआत में 14 भाषा ही था। जैसे असमिया हो गया, बंगला हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी, मलयालम, ठीक है, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, 13वां तेलुगु और 14वां उर्दू था, ठीक है। तो तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला जो एक राज्य था, अभी पढ़ाए थे पॉलिटी में, आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना था, मद्रास से अलग होकर के, ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम आपका राज्य था, ठीक है। अब देखिए फिर सिंधी भाषा को, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधी भाषा, ठीक है, भारत के भाषा में जो है आपका मान्यता प्राप्त भाषा में कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और 15वीं भाषा के रूप में कौन सा आया? आपका सिंधी, ठीक है, सिंध प्रदेश में जो बोली जाती है, खास करके पश्चिम पंजाब में, ठीक है। अब कुछ पाकिस्तान में चला गया सिंध का प्रदेश। उसके बाद फिर तत्पश्चात हम लोग बोलते हैं जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो सिंध का मैक्सिमम पार्ट तो पाकिस्तान चला गया, लेकिन जब आपका गाना गाया गया था, ये गाना आपको पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, ठीक है। और जब लिखा था तो उस समय वो भारत का पार्ट हुआ करता था। और कुछ लोग जो पंजाब, पश्चिम पंजाब के क्षेत्र में है, वो सिंधी बोलते हैं, सिंधी लोग रहते हैं। तो 15वीं भाषा के रूप में आपका जो है सिंधी को रखा गया। तत्पश्चात 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 और भाषा, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ दिया गया। नेपाली देखिए उत्तराखंड, ये जो नेपाल से सटा हुआ पार्ट है वहां पे बोला जाता है, ठीक है। सर कोई सॉन्ग में, अरे बंगाल हुआ ना, बंग में ही पहले बिहार था ना आपका। 1912 ईस्वी में ना बिहार अलग हुआ। तो बिहार तो कभी राज्य उस समय था ही नहीं जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाना की रचना की थी, ठीक है। शायद 1911 में ही किया था, तो उस समय तो बिहार बना नहीं था, इसलिए बिहार का उसमें जिक्र नहीं है। बंगाल का है तो बंगाल के ही अंतर्गत था। तो इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। तद उपरांत 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें 4 अन्य भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। और अभी वर्तमान में भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में कितनी है? तो 22 भाषा हैं। इसलिए बिहार पीछे है? नहीं है बिहार पीछे, बहुत आगे है। और आप लोग और भी बिहार को आगे ले जाएंगे, ठीक है। आप बस पढ़ करके अच्छा टीचर बने और बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाइएगा, तब देखिएगा बिहार कैसे आगे बढ़ता है। बिहार पीछे नहीं है। देखिए बिहार जितना शोषित हुआ है और जितना यहाँ पे कम संसाधन है, उसके हिसाब से बिहार बहुत आगे है, ठीक है। आपका मैक्सिमम संसाधन जो खनिज था वो झारखंड लेके चला गया। आसपास जितने भी प्रदेश हैं, चाहे नेपाल आपका देश है, आपका उत्तर में, वो भी गरीब है। बंगाल की भी स्थिति अच्छी नहीं है, वो खुद कंगाल है, आपको पता ही है। झारखंड भी उजरा है, ठीक है। तो आसपास के राज्य से भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। सिर्फ सपोर्ट में यही होता है कि वहां से ब्लैक से दारू सप्लाई कर देता है, ठीक है, और वो बिहार को नुकसान पहुंचाता है। तो इतना जानिए बिहार पिछड़ा है, तो उसके पीछे बरसों से यहाँ पे जो शोषण हुआ। और जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले बंगाल आए, और बंगाल बिहार में ही सबसे ज्यादा शोषण हुआ, ठीक है। और जब आपका आर्थिक रीढ़ कमजोर शुरुआत से ही हो गया,
तो मनी बिगेट्स मनी होता है, धन से धन कमाया जाता है, ठीक है, और धन ही हमारे पास, पूंजी ही नहीं है। अब देखिए बिहार में भी बहुत एक से एक टीचर है, लेकिन उनके पास सिस्टम ही नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, कैमरा नहीं है, 5 लाख 10 लाख लगा नहीं सकते, तो वो लोग नहीं आ पाते हैं। नहीं आ पाए ऑनलाइन, तो आप किसी और को भी टीचर को महान बना लिए, लेकिन बिहार में एक से एक टीचर है जो अभी गुमनाम बने हुए हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन है कि उनके पास क्या है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, कैमरा नहीं है, या उतनी पूंजी नहीं है जो वो निवेश करके आए। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। तो आपने क्या किया कि किसी को भी महान बताना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके पास उतनी जानकारी हुई, जो लगा कि आपको जो ऑनलाइन आ रहा है वही टीचर है, जैसे हम है, हमसे भी अच्छा जानकार एक से एक होंगे, ठीक है, लेकिन वो बेचारे आर्थिक अभाव में ऑनलाइन नहीं आ पाए, ठीक है, जिस कारण से लोग उनको नहीं जान रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। बिहार में एक से एक ब्रेन है और एक से एक जो लोग हैं पढ़े लिखे और हर एक चीज में निपुण हैं, ठीक है, बस उनको तलाशने की आवश्यकता है और उनको सही सिस्टम पे लाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो बिहार में तो आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुए और उन्होंने जीरो की खोज की, और जीरो के खोज पे आज जो है कंप्यूटर काम करता है, और कंप्यूटर से ही पूरा दुनिया चल रहा है। नासा से लेकर के हर एक अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर के कंप्यूटर किस पे काम करता है, बाइनरी डिजिट 0-1 की भाषा पे काम करता है। जीरो नहीं होता तो आज कंप्यूटर नहीं होता, और कंप्यूटर नहीं होता तो आज आप ऑनलाइन क्लास नहीं देख पाते। ये सब तो बिहार का ही देन है। चलिए, बिहार को नीचा मत दिखाइए, बिहार बहुत आगे है। अब आ जाइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। भारत की राजभाषा क्या है, आपका राजभाषा कर दीजिएगा, वो हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी है, जबकि दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, आपका तेलुगु है। भारत में सबसे ज्यादा जो लोग बोलते हैं वो आपका हिंदी बोलते हैं, और दूसरा जो भाषा है वो आपके यहाँ तेलुगु, जो दक्षिण भारत में बोली जाती है, तो दूसरा भाषा आपका तेलुगु है। याद रखिएगा, किसी देश का या राज्य का राजकाज के लिए जो प्रयुक्त भाषा होता है वो राजभाषा कहलाती है, और हमारे यहाँ राजकाज की भाषा क्या है, आपका हिंदी है, ठीक है। केवल जो भी न्यायालय में जो यूज होता है उसमें इंग्लिश का यूज होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिसीजन जो भी होगा आप देखिएगा इंग्लिश में ही रहता है, वहां पे इंग्लिश ही चलता है। और ये अंग्रेजों की ही देन है, ठीक है। पहले फारसी चला करता था, पार्सियन, अंग्रेजों ने ही जो है वहां पर इंग्लिश लाई, और आज भी जो है वो इंग्लिश ही चल रहा है स्टैंडर्ड के रूप में, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी नहीं जानते हैं अच्छे से, उत्तर भारत के लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, ठीक है, तेलुगु नहीं जानते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जो है, जो इंग्लिश है वो आपका पूरा इंटरनेशनल लैंग्वेज है और सभी लोग जानते हैं इसको लगभग थोड़ा बहुत, तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपका डिसीजन जो होता है सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में ही दिया जाता है, आप जानते होंगे। चलिए अब आ जाइए, 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। अति महत्वपूर्ण लाइन है, कब स्वीकार किया गया हिंदी को राजभाषा के रूप में, जब संविधान निर्माण हो रहा था उसी दरमियान 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत का राजभाषा माना गया। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अब आ जाइए, राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब किया गया, तो 1955 में किया गया। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, तो 1955 में, जिसके अध्यक्ष बीजी खरे थे, ठीक है, बीजी खरे, याद रखिएगा। उसके बाद आपका है पूरे विश्व में, या पहले ये लाइन देखिए, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है, पाली और प्राकृत। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है, तो पाली भाषा में। वहीं महावीर स्वामी ने किस भाषा का प्रयोग किया है, प्राकृत भाषा, यानी नेचुरल लैंग्वेज, जो लोकल लोगों के द्वारा जो खास करके मगध के क्षेत्रों में बोला जाता था वो प्राकृत भाषा है। तो प्राचीन भारत में ये दो भाषा बहुत ज्यादा फेमस था, आपका पाली और प्राकृत। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध थे वो किस भाषा में अपना उपदेश देते थे, या उनकी जितनी भी रचनाएं हैं मैक्सिमम, चाहे त्रिपिटक हो, उसके अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक हो,
चाहे जातक की कहानियां हो, सब जो है आपके पाली भाषा में ही है। वहीं आपका महावीर स्वामी जो उपदेश देते थे वहां प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगर कहेंगे कि विश्व का सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सा है, तो सुमेरियन। अब कहिएगा कि सुमेरियन किसको कहा जाता है, तो सुमेरियन इराक ईरान जो था, इराक मध्य जो विश्व का मध्य जो है मध्य एशियाई देश हुआ, ये मध्य में ये बोला जाता था सुमेरियन भाषा, और ये आपका सबसे प्राचीनतम और लिखित भाषा है। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता उसके समकालीन थी, लेकिन आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को किसी भी इतिहासकार ने नहीं पढ़ा है, जिस कारण से वह अभी जो है लिपि जो पिक्टोरियल लिपि थी, भाव चित्रात्मक था, लेकिन जब पढ़ा ही नहीं गया है तो उसको भाषा की श्रेणी में फिलहाल नहीं रखा गया। तो विश्व की सबसे प्राचीन जो ज्ञान है उसकी लिखित भाषा है वो है आपका सुमेरियन। याद रखिएगा सुमेरियन कहां पे, तो मध्य एशियाई देश की भाषा है, इराक ईरान दजला फरात नदी के किनारे। भाषाई आधार पर गठित सर्वप्रथम राज्य आपका आंध्र प्रदेश कब हुआ, 1953 में। हाँ वही भाव चित्रात्मक बोलते हैं, पिक्टोरियल लिपि भाव चित्रात्मक। चलिए, जिसमें चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया गया है। अब आ जाइए लिपि। लिपि क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी और संस्कृत का क्या बोलते हैं, देवनागरी लिपि। वही पंजाबी का कौन सा लिपि है, गुरुमुखी। वही इंग्लिश का कौन सा लिपि है, रोमन। तो ये सब आपको पता ही होगा। एक स्टैंडर्ड मानक अक्षर, यहाँ पे देखिए क्या है, वो देखिए मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को एक फिक्स चिन्ह कर दिया गया, जैसे अ इसी तरीका से लिखाया जाएगा, ये ह इसी तरीका से, और ये जो आपका लेटर हो गया वो सारे को क्या कहा गया, लिपि। अर्थात किसी भाषा के लिखने का ढंग लिपि है, प्रायः हर भाषा की अपनी लिपि होती है। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे करके हम लिख दिए, हो सकता है कुछ शब्द हमने उर्दू में लिख दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा और हमें भी नहीं आया, लेकिन हो सकता है उर्दू वाले को समझ में आ गया। तो उनकी एक अपनी लिपि है फारसी, जो कि किधर से किधर लिखी जाती है, तो बायां से दायां, सॉरी दायां से बायां, दायां से दायां हाथ इधर बायां इधर, तो दायां से बायां। और जो बायां से दायां, जैसे इंग्लिश हिंदी क्या है आपका, किधर से किधर लिखते हैं, तो बायां से दायां की ओर बढ़ते, तो बायां से दायां। तो कई बार ये भी पूछ सकता है कि किधर से, जैसे खरोष्टी है उल्टा लिपि, उल्टा लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि, ठीक है, वो आपको दायां से बायां लिखा जाता था। अब देखिए यहां पर, और आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा जाता था वो इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इस तरीका से लिखा जाता था। यानी इधर से इधर जाते थे लोग, फिर उधर से पीछे से लिखते थे, फिर इधर से, इस तरीका से सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा जाता था। तो ये लिपि है, अपना लिखने का भी तरीका होता है, सबका अपना अपना है। हिंदी देवनागरी लिपि के तहत आता है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत आता है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, वहीं उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। अगर पूछे कि उर्दू की लिपि, आप लोग जब उर्दू वाले होंगे तो लिखते होंगे लिपि में, लैंग्वेज में फारसी लिपि, ठीक है, बाकी आप लोग को ज्यादा जानकारी होगा। बंगला जो है बांग्ला लिपि में लिखी जाती है, अरबी अरबी लिपि ही है उसमें लिखी जाती है। फारसी लिपि दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, यानी दायां हाथ से इधर से इधर, इधर से इधर लिखेंगे, ठीक है। वही देवनागरी लिपि और रोमन जो अंग्रेजी और हिंदी है वो किधर से, बाएं से दायां, बाएं से दायां लिखा जाता है। हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठा, नेपाली भाषाएं सब देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। मराठी भी, नेपाली भी, संस्कृत भी, इसका भी लिपि कौन सा है, देवनागरी लिपि ही है, ठीक है। अब देखिए चीनी और जापानी लिपियों ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे करके आप देखते होंगे लिखा रहता है, कुछ कुछ पॉइंट पॉइंट बना करके अपना लिखे रहेगा, ठीक है। तो चीनी और जापानी लैंग्वेज जो है आप देखिएगा कि ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाएगा, और भाषा की सभी लिपियां लिपि से ही निकली है, और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्य करते थे। और अशोक के, सम्राट अशोक के जो भी लिखे गए जो शिलालेख थे वो मैक्सिमम शिलालेख आपके किस भाषा में थे, तो वो किस लिपि में था, सॉरी, तो ब्राह्मी लिपि, ठीक है, किस लिपि में था, ब्राह्मी लिपि में। तो इस प्रकार से आपका पहला टॉपिक भाषा और लिपि कंप्लीट हो गया। भाषा और लिपि आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। और आप लोग जब टेस्ट सेट में जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा हिंदी में, तो आप लोग अपना
टेस्ट दे लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट जो है, जो आपका लिंक डाल रखे हैं हम वो दे लेंगे, ठीक है। फिर 2 मिनट के बाद में फिर आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा आप लोग भी दम मार लीजिए 5 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए।